बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है बाखबर। मैं हूँ आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, रियासती इदारों पर बेजा तनकीद, बेजा इल्ज़ामात एक मखसूस सियासी जमात का एक वतीरा रहा है और ये सिलसिला ताहाल जारी है। हर वो इदारा जो इस मुल्क की सालमियत, अमन और बका का ज़ामिन हुआ करता है, इस मखसूस सियासी जमात के हमेशा हिट लिस्ट पर रहता है और इल्ज़ामात की जद में रहता है। फिर वो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, मुअज़्ज़ज़ अदलिया हो, या फिर पार्लियामेंट हो, या फिर हमारी पाक फ़ौज के हो, और जिसके जवान हर रोज़ अपने लहू से इस मुल्क की आबियारी करते हैं, बेजा तनकीद और प्रोपेगेंडे की जद में नज़र आते हैं। अब हुआ कुछ यूँ है कि एक तरफ बानी PTI ने जेल में नारवा सलूक के इल्ज़ामात लगाते हुए भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है और इसी हवाले से उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को, सदर मुमलिकत को ख़त भी लिख डाला है। दूसरी जानिब उनकी जानिब से एक बार फिर मुअज़्ज़ज़ अदलिया पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया है। आपको याद होगा कि यही वो अदलिया है, यही वो इंसाफ के तराजू हैं जिससे उनको अभी रिसेंट पास में बहुत से मुकदमात में हमने वाज़ेह रिलीफ मिलता हुआ देखा है। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी पर बात करेंगे कि क्या ऐसे हथकंडों से रियासती इदारों को क्या आप माइल कर सकते हैं, कायल कर सकते हैं, या फिर उन पर दबाव डाला जा सकता है। इस तमाम तरह स्ट्रैटेजी का हासिल वसूल क्या है, और फिर ये भी कि हर रोज़ एक नया महाज खोल देने से कौन सी तस्कीन को हासिल किया जा रहा है, और फिर ये भी कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा, कब तक हम इसी भंवर में घूमते फिरते रहेंगे। क्यों नहीं हम उस रविश को इख्तियार करते जिससे इस मुल्क की तरक्की हो, अमन हो, इस्तेहकाम हो और इसकी बका को यकीनी बनाया जा सके। पहले हाफ में इसी से बात करेंगे। मेरे रेलेवेंट पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर फारूक आदिल साहब इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं, शनीला अमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बाबर गौसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को खुशामदीद कहेंगे। लाहौर में हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद नौशाद अली साहब और सज्जाद अनवर साहब। शनीला, सबसे पहले मैं आप ही से बात करूंगी। रियासती इदारों पर तनकीद और अब भूख हड़ताल पर जाने की धमकी, क्या अपोजिशन ऐसे हथकंडों से जो रियासती इदारे हैं, जो हुकूमत है, उनको दबाव में लाने में कामयाब हो सकती है? शुक्रिया नाज़िया। देखें, दबाव में लाने में कामयाब हो सकेगी या नहीं हो सकेगी ये कहना कबल वक्त है, लेकिन होना नहीं चाहिए। और ये कोशिश इसीलिए की जा रही है कि जब पहले धमकियां दे दी गई, फिर मिन्नते तरले कर लिए गए कि कब इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ मुज़ाकरात कर ले, किसी तरह मुझे रिलीफ मिल जाए। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो अब वो हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो कि पाकिस्तानी सियासत नहीं है, ये गांधी की सियासत है। वो मन भरत रखते होते थे जेलों के अंदर। कायदे आज़म की भी सियासत नहीं थी। कायदे आज़म एक जमहूरी लीडर थे, उन्होंने जमहूरियत की तरह स्ट्रगल करते हुए ये पाकिस्तान हासिल किया। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई सियासतदान जो है वो जेल में गया, उसने जेल काटी है, बड़ी वकार के साथ काटी है। इस तरह के हथकंडे करते हुए, इस्तेमाल करते हुए नहीं काटी है। ये इन्होंने मुशर्रफ के दौर में भी ये किया था, प्रेशराइज करने के लिए। जब अदलिया की तहरीक चल रही थी, मुशर्रफ हुकूमत में इनको जेल में डाला गया, तब भी ये भूख हड़ताल में चले गए कि किसी तरह मैं जेल से निकलूं। 3 दिन 4 दिन उन्होंने भूख हड़ताल का वो जो किया ड्रामा, और उसकी वजह से इनको जेल से निकाल दिया गया। अब चूंकि तमाम हथकंडे जो है उनके कारगर नहीं साबित हो रहे, तो अब इसकी तरफ वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जो जेल में बैठा हुआ देसी मुर्गे खा रहा है, बकरों की रानें खा रहा है, देसी घी खा रहा है, उसके जो तस्वीरें आ रही हैं और आप देखें कितने ड्राई फ्रूट के साथ पूरी एक कबड़ भरी हुई है, वो भूखा रह सकता है? वो नहीं रह सकते हैं। ये ड्रामे हैं जो कि किए जाएंगे, और उसकी वजह यह है कि जेल में उनको कुछ सहूलियात पहुंचाई जा रही थी, कुछ अफसरान के जरिए उनके तबादले हो गए हैं, और उसी वजह से भी वो मौसूफ जो बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। फिर उनकी अपनी पार्टी का हाल ये है कि जलसा करना है, नहीं जलसा नहीं करना, जलसा करना है, जलसा नहीं करना। वो अली अमीन गंडापुर साहब सिर्फ बढ़के लगाते हैं, जिस वक्त वो इस्लामाबाद में आते हैं फिर वो एक उसी तरह का बिहेव करते हैं जैसे कि वज़ीर आला को करना चाहिए। तो अवाम तो निकल नहीं रही इनके लिए, पार्टी इनकी नहीं निकल रही, पार्टी इनकी में फॉरवर्ड ब्लॉक बना, पार्टी इनकी आपस में लड़ रही है, पार्टी इनके लिए कुछ कर नहीं रही। आखिर में ये सोच रहे हैं कि जी मैं जब जाऊंगा भूख हड़ताल के ऊपर तो एक मीडिया के अंदर न्यूज़ बन जाएगी, शायद इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर पड़ जाए, क्योंकि उनको लग वो रहा है कि जो एक करारदाद पास हो गई है, या जो वर्किंग ग्रुप है अक़वाम मुत्तहिदा का, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जो पाकिस्तान के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, वो समझ ऐसी मेरी कार्रवाई से शायद कुछ और वाकया जो है वो हो जाए। देखिए, अदलिया जो है वो आइन और इंसाफ के ऊपर चल रही है, बिल्कुल, और वो इनको रिलीफ मिल रहे हैं जो इनका रिलीफ बन रहा होता है। इनको आदत पड़ गई हम ख्याल जो बेंच बैठता था उसकी, जो इसकी खातिर आइन को रीराइट कर दे, जो उनको घर बैठे जमानतें दे दें, जो इनको कहें कि बस एक दफ़ा शक्ल दिखा दें और जितनी मर्जी जमानतें ले लें, जो इनको कह दे कि जी जो केसेस आप पे आगे जाके बनने हम उसमें भी जमानतें दे दें, वो उस अदलिया के आदी हो चुके हुए थे। जो आइन और इंसाफ के ऊपर चल रही अदलिया जाहिर है उसके ऊपर तो उनको एतराज़ होगा। अगर इनको अदम एतमाद उस जुडिशरी के ऊपर, तो उनके फैसलों के अंदर से खामियां बताएं ना
ये कह देना कि मुझे अदम एतमाद है, ये कोई इसकी वैल्यू नहीं होती। आप फैसलों के अंदर जाके आईनी तौर के उसके अंदर से अगर आपको गलतियां नजर आती हैं तो वो निकाल के दिखाएं। ठीक है, तो अच्छी बात है, भूख हड़ताल पे जाना चाहते हैं, हुकूमत की भी बचत होती है कि जो 10 लाख रुपया महीना इसके ऊपर लग रहा है, वो 10 लाख रुपया जो हुकूमत बचाए किसी गरीब के ऊपर लगा दें। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फ्रस्ट्रेशन है जो अब बहुत ज़्यादा पाइलअप हो चुकी है और अब हमें इस सूरत हाल में नज़र आ रही है कि भूख हड़ताल की बात की जा रही है, भूख हड़ताल की धमकियाँ दी जा रही हैं। नाजिया, फ्रस्ट्रेशन तो है। फ्रस्ट्रेशन क्या है? फ्रस्ट्रेशन ये है कि अपनी हिमाकतों से और अपनी बेतदबीरी से सिस्टम से आउट हो चुके हैं। अब इनकी ख्वाहिश ये थी कि कोई इस्टेब्लिशमेंट इनसे बात करे, इन्हें फिर गोद में बिठाए और फिर इनके लिए रास्ते हमवार किए जाएं। तो उसका बाब बंद हो चुका, और उसका बाब इसलिए बंद हुआ कि आप रियासत और रियासत के इदारों को भी खेल समझते हैं और उनके साथ वही सलूक करते हैं जो कि कोई दुश्मन कर सकता है। तो इस वजह से वो डिस्कार्ड हो चुके हैं, वो उनका सफ़ा फट चुका है और वो कहीं वजूद नहीं रखते। तो लिहाजा इस सूरत हाल में उन्हें क्या करना चाहिए और क्या करना चाहते हैं, जो अंदाज़ा है या जो इतलात आ रही हैं वो ये कि इनकी जो लॉबियस्ट फर्में हैं उनकी तरफ से इस तरह की एक तजवीज़ वसूल हुई है इनको, जिसमें कहा गया है कि आप कोई इस तरह का इंतज़ाम करें ताकि एक बार फिर हम अपनी लॉबी को एक्टिव करके उस तरह का कोई दबाव डलवा सकें पाकिस्तान पर, जैसे वो करारदाद जिसका अभी जिक्र हुआ, वो करारदाद मंजूर हुई, पाकिस्तान पे मज़ीद दबाव डाला जाए कि देखें एक लीडर है, उसने भूख हड़ताल कर ली है, उससे बात की जाए, उससे रब्ता किया जाए, उसे सहूलतें दी जाएँ। तो ये बात है। तो अब क्या ऐसा होगा? तो उसके लिए तो पहला सवाल ये है कि क्या ये भूख हड़ताल करेंगे। सच ये है कि ये बात दुरुस्त है कि ये भूख हड़ताल का कल्चर कांग्रेस का था, गांधी जी का था, मुस्लिम लीगी लीडर्स का, और पाकिस्तान के अंदर इसकी कोई रिवायत, इस तरह की मुस्तनद रिवायत नहीं मिलती। इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं, अल्ताफ़ हुसैन इस तरह के काम किया करते थे, लेकिन बाकी आपके यहाँ आपकी सियासत ऐसी नहीं है। ठीक। अब अगर ये करेंगे तो पहली बात यह है कि कोई सियासी कारकुन वो है नहीं, सियासी तरबियत उनकी है नहीं, और दूसरे ये कि वो अपनी ज़ात को मुश्किल में डालने वाले भी हैं नहीं। जिन लोगों ने उन्हें खाना खाते हुए देखा है और जिन लोगों ने उन्हें मेहमानों के बीच बैठ के खाना खाते हुए देखा है और मेहमानों को सुलह न मारते हुए देखा है, क्या आप तवक्को कर सकती हैं कि वो एक वक्त भी खाना छोड़ देंगे? ये मुमकिन नहीं है। तो ये ऐसा कुछ नहीं होगा, ना ये हड़ताल करेंगे, ना ये रियासत को ब्लैकमेल कर सकेंगे, और ना सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान को आइन के रास्ते से ये हटा सकेंगे। ये पॉसिबल नहीं। ठीक है नौशाद साहब, ये सारी सूरत हाल आपके सामने सर, बानी पीटीआई जो है वो भूख हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं, इसमें आपको कोई ब्लैकमेलिंग का फैक्टर भी नज़र आ रहा है सर? क्योंकि आज अस्मा बुखारी साहिबा ने प्रेस टॉक की है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो ब्लैकमेलिंग है जो उनकी जानिब से की जा रही है, क्योंकि IMF को ख़त लिखने और उनके आर्टिकल्स जो कि मुल्क मुखालिफ थे उसके बावजूद भी जेल में उनको तमाम तर सहूलियात दी जा रही हैं। देखिए, मेरे दो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने आपकी तवज्जो एक मामले की तरफ दिलाई है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि इस भूख हड़ताल का माखज़ जो है वो भारत से ड्राइव होता है। उनकी सियासत में ये मामलात जो हैं वो एक रूटीन का हिस्सा हैं और इसको ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वही वो लोग हैं जो इस वक्त इंटरनेशनल फर्म्स जिनकी हम बात करते हैं वो उसी लॉबी का हिस्सा हैं। उसी लॉबी ने ये इस किस्म की इनको ये तजवीज़ पेश की है। ये उस पर अमल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने आपको अच्छे तरीके से बता दिया, और शनीला साहबा ने भी बताया है कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप मुर्ग मुसल्लम खाने के आदी हों और आप ये कहें कि आपको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, तो ये ज़रा मुश्किल बात है। और फिर वो जो है ना जो देसी मुर्गी है उसका आपको जायका भी अंदाज़ा है, मेरे पार्टिसिपेंट्स भी अंदाज़ा कर सकेंगे, मतलब जो और नाजरीन भी उसको इंजॉय कर सकते हैं उस टेस्ट को कि देसी मुर्गी का जो टेस्ट है। और वो तो उसके इस हद तक आदी हैं कि अगर आप उनको उनका खाना रख लें और देसी मुर्गी ना हो तो वो बाकायदा ताना देते हैं कि बहुत बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा था लेकिन देसी मुर्गी बहरहाल मौजूद नहीं थी। सो ये तो उनका मामला जो भी होगा सो होगा, लेकिन ये जो बात असल बात है वो है डेस्परेशन की। ये डेस्परेशन ही है और ये तरीका वारदात जो है
वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज का कोई नया नहीं है। आप धरने से शुरू कर दीजिए, बेसिकली ये सारा ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स ही रहा है। ये जो भी इंतशारी टोला है, इसके अंदर जो मेजर उनकी जैसे कहते हैं ना फाउंडेशंस में ये चीज़ मौजूद है कि वो रियासती इदारों को अपाहज करना चाहते हैं, मफलूज करना चाहते हैं। वो तमाम एग्जीक्यूशनरी बॉडीज़ जिनके ज़रिए जो हुकूमत वक्त होती है वो एग्जीक्यूट कर रही होती है चीज़ों को, वो उसको अटैक करते हैं ताकि जो हुकूमत के आर्म्स हैं उसको मफलूज करने की कोशिश की जाए। आपको याद होगा, वो आईजी की आवाज़ें भी याद हैं आपको। अगर उन्हें फ़र्ज़ कीजिए वापडा से कोई प्रॉब्लम हो तो फिर चेयरमैन वापडा का मामला आ जाता है। अगर उन्हें इलेक्शन कमीशन से कोई मामला हो तो वो इलेक्शन कमीशन को आवाज़ें कसना शुरू कर देते हैं। उन्हें अदलिया से कोई प्रॉब्लम आए तो आपने देखा वो जज साहिबान के नाम लेना शुरू कर देते हैं। बाद में बेशक माफ़ी मांगनी पड़े, क्योंकि वो तो एक जगह है जहां पर माफ़ी मांगनी पड़ती है। बाकी किसी भी जगह उन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने जितने भी रियासती ऑर्गन्स को ललकारा है वो बाद में होते होते वो आदत इस हद तक पुख्ता हो गई कि वो 9 मई कर बैठे हैं। अब मसला ये है कि जो समझने की बात है, जिसकी तरफ मामलात लोग इसके ऊपर तवज्जो नहीं कर रहे, वो ये है कि जब तक आप 9 मई के मामलात को बीच में से माइनस नहीं करेंगे तब तक मामलात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बानी तहरीक इंसाफ को बहुत इब्तदाई टाइम पर यह कहा गया था कि आप इससे लाताल्लुकी का इजहार करें, बताएं कि ये आपके लोग नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और फिर जब बहुत प्रेशर पड़ा तो उन्होंने ये बात कहना शुरू कर दी कि हमारे खिलाफ ये साजिश थी। कल भी राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि अगर ये साजिश थी तो आकर बैठकर सबूत दें कि ये आपके खिलाफ साजिश थी, हम इस पर आपसे बात करेंगे। बात उन्होंने किसी से नहीं करनी, मुज़ाकरात उन्होंने किसी से नहीं करने। उनका जो तरीका है फ्रंट फुट पर आके खेलने का, वो यही अंदाज है उनका कि वो दूसरे को प्रेशराइज करते हैं। प्रेशराइज करने के बाद अपनी जो फैसिलिटीज या अपना जो फायदा वो लेना चाहते हैं वो लेंगे। इसके अलावा उनका ना कोई मकसद होता है, ना उनकी कोई, ये जो डॉक्टर साहब ने भी एक बात कही, ये छोटी सी एक लफ्ज कह दिया था उन्होंने कि उनकी सियासी तरबियत नहीं है। ये वो सारा जो अलमिया है उस जमात के साथ या उस इंतशारी टोले के साथ कि वहां पर सियासी तरबियत की कमी है। ये जो गोद में बैठने के लिए और बार बार बैठने के लिए कुछ असूल ज़वाबित होते हैं, कुछ तरीकाकार होता है, कुछ एक्सेप्टेबिलिटी होती है। जब आप एक्सेप्टेबिलिटी की लिस्ट से निकल जाते हैं और आप दुश्मन की सफ में जा खड़े होते हैं तो फिर यह मुमकिन नहीं रहता किसी उस शख्स के लिए जो अपने मुल्क के लिए काम कर रहा हो कि वो आपके साथ मामलात को आगे बढ़ाए। सो मैं जरा थोड़ा सा आज बोल्डली इसलिए भी बात कर रहा हूं कि जब तक जो लोग ये बात समझने को तैयार नहीं हैं कि जो कुछ आप कर चुके हैं उसका जब या तो आप जिम्मेदारी लेंगे या उसकी माफी मांगेंगे, ये हर दो सूरत के अंदर इसके बाद ही कोई मामला आगे होगा। अब चूंकि ये मामला हो नहीं रहा तो इसलिए अब आप ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स की तरफ बढ़ चुके हैं। आप कहेंगे कि भूख हड़ताल करेंगे। आप ये देखिए कि हम जो उनकी तरफ से बात आई है वो कितनी अजीब है कि मैं मुल्क की खातिर, मुल्क की सलामती की खातिर हमारे लोग APC में जाएंगे, लेकिन सिर्फ हुकूमती मौक़िफ़ सुनने के लिए जाएंगे। हम उसके अंदर को पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, हम सिर्फ वहां बैठेंगे, जाकर सुनेंगे ताकि हमें पता चल सके कि ये क्या कर रहे हैं। और जब वहां से इंफॉर्मेशन लेके आएंगे उसके बाद एक कोहराम बर्पा करेंगे और सियासत में वो सारी बातें लोगों के सामने आकर बयान करेंगे जो वहां पे इंफॉर्मेशन ऐसी भी हो सकती है जो कि क्लासिफाइड हो, और अगर आप उस क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को रिवील करें तो उसके क्या नुकसानात हमारे सामने आ सकते हैं। सो मैं ये समझता हूं कि ये सारे मामलात हैं उनका मकसद और मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इंतशार ही रहता है हर वक्त। इसलिए मैं ये समझता हूं कि अब ये चूंकि एस्टैब्लिशमेंट को समझ आ चुका है, वो इसको ट्राई करके भी देख चुके हैं और उनके सामने हकीकत भी आ चुकी है खुलकर, इसलिए अब ये मामलात जो है वो किसी तरफ बढ़ते नजर नहीं आ रहे, ना ही उनको कोई कामयाबी मिलने वाली है। ठीक है बाबर साहब, ज़्यादा दूर नहीं जाते। अभी रिसेंटली वज़ीर आज़म ने असम्बली फ्लोर पर कहा कि अगर आपके लीडर के हवाले से आपको कोई शिकायत हैं या आपको लगता है जेल में उनको कोई मसाइल हैं तो आएँ बैठकर बात करें इस पर, इससे ज़्यादा आपसे क्या कहा जा सकता है। लेकिन वहाँ से हमने देखा कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब एक नई सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, एक नया मुहाज खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ हड़ताल की धमकी, दूसरी तरफ अदलिया पर जो है आप अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल क्यों पैदा की जा रही है? देखिए, जब आप इमरान खान की बात करते हैं तो आप अगर जब से उन्होंने 96 में जो सियासत स्टार्ट की थी, अगर उनके बयानात को देखें या उनकी जितनी अप्रोच है वो हमेशा वो अप्रोच होती है कि जो उनके साथ होता है वो बेशक बहुत ही को गलत हो, जो भी हो उसको वो हमेशा ठीक कहते हैं।
और वो जो शख्स बहुत अच्छा इंसान भी हो, वो नीट एंड क्लीन भी हो, जो भी उनके अगर वो मुखालिफ है तो उसके वो मुखालिफ हो जाते हैं। अभी देखें कि इस वक्त इमरान खान की सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो ये है कि वो जेल में बैठे हैं और उनको आगे अपना फ्यूचर कुछ नज़र नहीं आता। एज फैक्टर भी है, देखें 73 के हो चुके हैं, तो अभी जो हुकूमत है 29 तक है, अभी पता नहीं जितनी उनको सज़ाएं मिलेंगी कब तक वो जेल में रहते हैं। तो अब इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि उन्होंने अब ये सोच लिया है कि मैं जो है अब भूख हड़ताल का जो है एक नया टैक्टिक्स इसको मैं कहूँगा कि उसने ये नया टैक्टिक्स जो है ना इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, ताकि दुनिया को भी पता चले कि मैं भूख हड़ताल करूँगा, लोगों को भी, और शायद दूसरे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हैं उनको भी पता चले कि ये कहीं कर ही ना ले। अगर कर भी लेते हैं फॉर एग्जांपल तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखें कोई शख्स भी है उसको तो हुकूमत तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, अगर वो एक शख्स जो है वो ख़ुद ये चीज़ें करना चाहता है जिससे उसकी सेहत पर जो है वो असरात आएंगे तो वो उसका तो रियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब जिस तरह आपने सवाल किया है कि प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, तो उन्होंने नेक दिली से कहा है, उन्होंने आके फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि पार्लियामेंट में आएँ, अगर आप किसी और कमेटी में नहीं जाना चाहते, ये पार्लियामेंट का फोरम है, यहाँ पर आएँ, कंसेंसस करें, और जो आपको फैसिलिटीज़ चाहिए वो हुकूमत ने देनी है, ना अदलिया देनी है, अदलिया ने देनी है, ना इस्टेब्लिशमेंट ने देनी है, ना किसी और लोगों ने देनी है, ना आपकी पार्टी ने देनी है। अगर कोई भी फैसिलिटीज़ चाहिए आपको जेल में, तो आप जो है जिस तरह आप कहते होते थे, मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है 2019 में जब ये प्राइम मिनिस्टर थे और ये इन्होंने USA का दौरा किया तो उस स्टेडियम में मैं भी मौजूद था, तो उन्होंने जाते उधर कहा कि मैंने नवाज शरीफ के AC बंद कर दिए हैं, मैंने AC उतरवा लिए हैं, मैंने उनको 3rd डिग्री दे दिया है और अब वो जो है उनको पसीने आएंगे, वो वहाँ पर नहीं रह सकते। लेकिन अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तमाम पॉलिटिकल लीडर्स की, तो तमाम लीडर्स ने, उसमें आसिफ अली जरदारी हूँ, उसमें शहबाज शरीफ हूँ, उसमें आप नवाज शरीफ हूँ, उसमें मरियम नवाज साहिबा हूँ, उसमें फ़रियाल तारपोल हूँ, हमज़ा शहबाज शरीफ हूँ, और इसके अलावा जो दूसरी पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने बड़े तहम्मुल से गुजारी और उन्होंने कवानीन का, अदलिया का एहतराम किया। अभी आप देखें कि उनका लेटर आया है और उसमें उन्हें कह रहे हैं कि जी मैं चीफ जस्टिस साहब के ऊपर जो है एतमाद नहीं करता, कि चीफ जस्टिस साहब जो भी बात कर रहे हैं वो कानून के मुताबिक कर रहे हैं। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़े अरसे के बाद एक ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो सीधी बात करते हैं, जिनको कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी से आप एफिलिएटेड नहीं कर सकते, वो बिल्कुल लॉ की बात करते हैं, जो लॉ कहता है, लॉ ऑफ लैंड कहता है, जो कवानीन बने हैं, जो असम्बली ने बनाए, जो इन्होंने बनाए हैं, उसके मुताबिक फ़ैसला देते हैं। यही काजी फाइज ईसा साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे जिनके वो गुण गाया करते थे, लेकिन जब रेफरेंस उनके खिलाफ लेके आए हैं, जब उनको इतना तंग किया गया है, तो उस वक्त तो इनको नज़र नहीं आया कि ये इनके खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं वो गलत हैं। क्योंकि अगर आप इनकी हिस्ट्री की बात करें तो इन्होंने अब इल्ज़ाम तराशी शुरू करनी है, जो भी फैसला इनके हक में आएगा वो ठीक होगा, जो फैसला हक में नहीं आएगा वो गलत होगा। अल्टीमेटली होना क्या है, ये प्रेशराइज टैक्टिक्स होते हैं, ये तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जितनी भी जेलों में होती हैं वो करती हैं, लेकिन कभी इतना बिलो दी बेल्ट आके बात नहीं करते कि जी वो रियासती इदारों के खिलाफ हो जाते हैं, रियासत के खिलाफ हो जाते हैं, अदलिया के खिलाफ हो जाते हैं। कोई एक ऐसा इदारा तो रहने दें जिसके आप खिलाफ ना हों। ये डार्लिंग ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट थे, जो कहते थे वो होता था। आज क्या हुआ कि वही डार्लिंग जो है वो अपोनेंट होगी। आपने देखा है कि जो नाफरमान बच्चे होते हैं तो उनको वालिदैन आग कर देते हैं, तो अब इस्टेब्लिशमेंट ने इनको आग कर दिया है, तो इसलिए वो कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से दोबारा सिस्टम का हिस्सा बने, लेकिन होते नजर नहीं आते। आपने एक पॉइंट जो रेस किया मिसी को, सजाद साहब, भूख हड़ताल की जो धमकी दी जा रही है सर, क्या मुहर्रिकात आपको इसके पीछे नजर आ रहे हैं? किसी NRO की मुतलाशी तो नहीं है ये जमात? और इस तरह की जो तरीके हैं, हथकंडे हैं, क्या इससे NRO मिल जाएगा उनको? देखें, ये एक तरह से धोखादही की सियासत है जो हमेशा से इमरान खान साहब ने की और इस वक्त भी कर रहे हैं। जब इमरान खान साहब अपनी जमात की लॉन्च कर रहे थे तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उस वक्त एक जुमला कहा था, जब डॉन के रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि मोहतरमा ये इमरान खान साहब की एक पार्टी लॉन्च हो रही है, इसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है, तो उन्होंने जो एग्जैक्टली वर्ड्स कहे थे वो ये थे कि इमरान खान इज़ वेलकम इन पॉलिटिक्स प्रोवाइडेड ही डज नॉट इंडल्ज इन बॉल टेम्परिंग। यानी उनको वो देख रही थी कि ये शख्स जिसने क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग जो थी वो पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराई थी, वो पॉलिटिक्स में आकर भी इसी तरह का एक जगलरी करेंगे। और हमने देखा
अभी आप देखें कि वो 2 लोगों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं जेल में बैठे हुए और फ्रस्ट्रेटेड हैं जेल से बाहर निकलने के लिए। वो एक तनकीद वो कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट पे। अगर आप एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर उनकी तनकीद का जायज़ा लें तो 2 साल पहले वो कह रहे थे कि जनाब मिलिट्री जो है और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो लोगों को सही उनका एहतसाब करती है, अकाउंटेबिलिटी करती है, उनको अंदर जेल में बंद करती है, लोगों को मदद करती है सिस्टम की, क्योंकि उनको पता होता है कि किसने कहाँ करप्शन की है। लिहाजा इनकी जो मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट की पॉलिटिकल पार्टियां बात करती हैं वो गलत बात करती हैं। ये एक वैलिड इनका हमारी एस्टैब्लिशमेंट का तर्ज अमल है कि वो सियासतदानों की चूँकि वो करप्शन को जानती होती है, उनकी कमज़ोरियों को जानती होती है, तो इसलिए वो प्रोसीड करती है। आज उसी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर वो तनकीद कर रहे हैं जिनको वो वैलिडेट करते रहे 2 साल 3 साल पहले। दूसरी तरफ आप देखें जुडिशरी की बात, जब इनको नो कॉन्फिडेंस जो पंजाब का था उसको एक अदालत के ज़रिए ख़त्म किया गया और वो 3 जज होते थे, जस्टिस बंदयाल साहब के, एक राइट पे बैठते थे, एक लेफ्ट पे। आजकल एक हाजिर अभी ऑन ड्यूटी जज हैं और 2 जो हैं बंदयाल साहब और एजाजुल हसन साहब वो रिटायर हो गए। सारी अपोजिशन कहती थी उस वक्त की पीडीएम जमातें कि जनाब ये 3 रुकनी बेंच क्यों बनाते हैं, आप पूरे सुप्रीम कोर्ट में ये 3 ही जज बचे हुए हैं जो हर पॉलिटिकल मामले का फैसला करेंगे। तो उस वक्त ये अली जफर समेत पीटीआई के सारे वकील कहते थे कि ये चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है, वो जो चाहे करें, कोई उस पर तनकीद नहीं कर सकता। और आज ये एक चीफ जस्टिस को सिंगल आउट कर रहे हैं। तो ये जो बॉल टेम्परिंग उन्होंने शुरू कर रखी है पॉलिटिक्स में ये, और फिर दूसरी बात, उनका जो मुखालफ होता है उसके खिलाफ बात करने वाला, खा वो कैसा भी आदमी हो, खा वो इनका दुश्मन हो। आप देखें मौलाना फजलुर रहमान के बारे में किस तरह की लचर गुफ्तगू करते थे। आज मौलाना फजलुर रहमान एस्टैब्लिशमेंट पे तनकीद कर रहा है और इसने अपने बंदे भेज दिए उन्होंने कि उनके साथ मजाकरात करें। अचकजई साहब ने असेंबली में तकरीर कर दी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, तो उनको जनाब सदर का कैंडिडेट बना दिया। इसी तरह आज जुडिशरी के खिलाफ जो बंदा बात करता है वो कह रहा है जी कि वो जेल से बैठे कह रहे हैं कि हाँ मुझे काजी फायज नहीं चाहिए। पहले वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे। तो बुनियादी तौर पे ये वही बात है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आज से कोई तकरीबन समझ लें कि 20-22 साल पहले कहा था कि जनाब ये बॉल टेम्परिंग, बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसा हो गया, 25 साल तो 24 तो ये हो गए और 2 वो लगाएं, तो तकरीबन 26 साल पहले उन्होंने कहा था कि ही इज़ वेलकम प्रोवाइडेड के बॉल टेम्परिंग ना करें, लेकिन वो कर रहे हैं बॉल टेम्परिंग। आप सबका मौक़िफ़ इस पे आ गया नाज़रीन। इसी के साथ ही इस टॉपिक को हम वाइंड अप करेंगे, दूसरे अहम टॉपिक की जानिब जाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क गिर दौरों का फैसला किया है जनाब, और पार्टी के सीनियर रहनुमा और सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब उनके इन दौरों का शेड्यूल भी तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और अहम और बड़ा फैसला ये भी किया गया है कि पार्टी की तंजीम साजी भी की जाएगी। दौरों के शेड्यूल के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो ज़िले सदूर के साथ राब्तों में हैं और तजावीज़ भी इस सिलसिले में ली जा रही हैं। कुछ देर कबल उनकी मुलाकात हुई है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सेनेट में पार्लिमानी लीडर जो हैं इरफान सिद्दीकी साहब उनसे, जिसमें उनका ये कहना है कि अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले जो अनासिर हैं उनको मुल्क की जमहूरियत से किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। 7 साल पहले जिन मसाइल पर हमने काबू पा लिया था वो एक बार फिर संगीन हो चुके हैं, मगर मौजूदा क़यादत पर उन्होंने एक बार फिर भरपूर एतमाद का इजहार किया और कहा है कि वक्त गुजरने के साथ साथ मौजूदा हुकूमत इन तमाम तर मसाइल पर काबू पा लेगी। तो प्रोग्राम में हम इसी हवाले से सबसे पहले बात करने जा रहे हैं। शनीला, पार्टी की तंजीम साजी के हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। क्या मौजूदा हालात के तनाजुर में ये एक दुरुस्त सियासी फैसला है उनकी जानिब से? देखिए, जो मियाँ साहब का फ़ैसला है कि वो दौरे करेंगे, मुख्तलिफ़ अज़ला के अंदर जाएंगे, मुख्तलिफ़ सूबों का चारों सूबों का दौरा करेंगे, ये सियासी तौर पे एक दुरुस्त फ़ैसला है उनका। देखिए, वो खामोश बैठे हुए तो उसकी वजह से जो उनका सपोर्टर है, जो उनका वोटर है, वो कन्फ्यूजन का शिकार है, बेचैन है बिल्कुल। देखें, हम जब इंडिया के इलेक्शन हुए तो हम एक बात कर रहे थे, वो ये थे कि राहुल गांधी की जो यात्रा थी
उसने जो मोदी का वो जो नारा था अब के बाद 400 पार उसको नहीं करने दिया पूरा। इस वजह से कि वो अवाम के अंदर गए, अवाम के साथ जाके राब्ता किया और उन्होंने अवाम के साथ अपना जो कनेक्शन बनाया, उसकी वजह से उनकी पार्टी का दोबारा से हमने रिवाइवल देखा। जब आप अवाम के अंदर जाते हैं और अवाम के साथ के मसले सुनते हैं और आपके अवाम के साथ राब्ते होते हैं, तो उसी तरह जो प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ हो रहा होता है, जो फेक न्यूज़ फैली जा रही होती है, जो पॉलिसीज़ आपने ली होती है उसके बारे में कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है, तो उसका खात्मा होता है। जैसे जैसे आप अवाम से दूर होते, आपका राब्ता करता जाता है, वैसे वैसे अवाम भी आपसे दूर होते जा रही है। मियाँ साहब जो थे, जब वो पाकिस्तान वापस आए थे इंग्लैंड से, तो बड़ा फ़कीदुल मिसाल उनका लोगों ने इस्तकबाल किया। उसके बाद बड़ी लेट उनकी इलेक्शन कैंपेन चली और इलेक्शन कैंपेन के बाद से वो खामोश है। उसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत सी क्यासर आई हैं, जितनी वो जन्म ले रही थी कि शायद वो अपने भाई से नाराज़ हैं, शायद फेडरल हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जब वो अवाम में जाएंगे तो वो सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। दूसरा, जो सख्त फैसले ले रही है ये हुकूमत मैशत की पॉलिसी सिमत को दुरुस्त करने के लिए, तो उसके ऊपर भी अवाम को लेना एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है कि देखें ये मसाइल हैं, ये हमें लेगेसी में चीज़ें मिली हैं, अब हम इनको दुरुस्त करने के लिए ये स्टेप उठा रहे हैं, हमें आपका साथ चाहिए। फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और सिंध के अंदर पार्टी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वहाँ पे लीडरशिप का बहुत फुकदान है, वहाँ पे पार्टी की तंजीम नौ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आने वाले इलेक्शन में जैसे पंजाब से सीटें मिली हैं, बलोचिस्तान से मिले, खैबर पख्तूनख्वा से भी ज़्यादा मिले, सिंध के अंदर भी मिले, और पाकिस्तान ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, उस सारे फेडरल की एक जमात बने और सारे सूबों के अंदर से उसकी सीट जो है वो होनी चाहिए। और ये बात है कि इस वोटर को मुतहरिक सिर्फ नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं। वोटर जो है वो सिर्फ उनकी बात समझता है, वोटर उनकी बात के ऊपर जो है वो हमेशा अमल करने के लिए तैयार होता है। तो बहुत ज़रूरी है उनका कि ये खामोशी तोड़े और आवाम के अंदर जाए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, सदर मुस्लिम लीग नून हमें मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, पार्टी कारकुनान को फाल होने की बात हो रही है, तंजीम नौ की बात हो रही है, तो क्या तंजीम नौ के सिलसिले में हम कुछ चेंजेस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखें, जो बुनियादी बातें हैं वो शरीला ने कर दी। अब आप ये देखें कि एक तो आपको मालूम है कि डिवाइड है पब्लिक सेंटीमेंट के अंदर, है ना, हमें अब वो सियासी तकसीम दिखाई देती है जी। दूसरे, मुस्लिम लीग के अंदर से भी एक चैलेंज सामने आया है, जो शायद खाकान अब्बासी वगैरह की सूरत में सामने आया, और उन्होंने आज शायद पार्टी अनाउंस भी कर दी। जी। और ये क्यों, ये क्या है? ये एक उस खला से फ़ायदा उठाने की कोशिश है जो इस दौरान में पैदा हुआ, और ख़ास तौर पर जो PDM की हुकूमत से लेकर अब तक के जो मामलात हैं, इन मामलात में ज़ाहिर है कि बहुत सख्त फ़ैसले किए गए, और उन सख्त फ़ैसलों का सबसे ज़्यादा बोझ जो है आम आदमी उठा रहा है। तो उस वजह से भी वो समझते हैं, यानी शायद खाकान अब्बासी और उनके साथी, कि शायद हम उसमें से जगह हासिल कर सकते हैं। तो ये चैलेंजेस हैं, एक बात। दूसरी बात, इलेक्शन से बहुत पहले की बात है, ये मियाँ साहब की तरफ से ये बात सामने आ गई थी कि वो आइंदा किसी मौके पर वज़ीर आज़म बनना नहीं पसंद करेंगे। वो उनकी ख्वाहिश ये होगी कि वो आवाम के अंदर जाएं और आवाम की सियासी एतबार से तरबियत करके उन्हें यूनाइट करें, और ऐसी सियासी जमात बनाएं जो क्लासिकल होती है, यानी ग्रास रूट और सियासी शऊर की बेदारी, ये काम करना है। अब बाज़ लोगों की राय है, शायद अभी शरीला ने भी ये कहा कि मियाँ साहब से ताख़ीर हो गई है, मुमकिन है ऐसा ही हो, लेकिन क्या कोई निज़ामुल औक़ात मियाँ साहब के जहन में भी था? अब ये वाज़े नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके जहन में भी कोई निज़ामुल औक़ात था, उसके तहत वो प्रोसीड कर रहे हैं। और अब वो मुल्क के तूल व अर्ज़ में जाकर, ये दो जगह पे उन्हें ख़ास तौर पे काम करने की ज़रूरत है। एक सिंध में, सिंध के शहरी और सिंध के देही इलाकों में मियाँ साहब की बहुत बड़ी फॉलोइंग मौजूद है, लेकिन सियासी जमात के, उन यानी मुस्लिम लीग नून के गैर फ़ाल होने की वजह से वो मुंतशिर है। ये ऐसी सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में है। अगर इन दो सूबों में जाके ये एक यूनाइट कर लेते हैं अपने कारकुन को, और अपने कारकुन को एक नया जज्बा दे देते हैं, तो पंजाब में और बलूचिस्तान में इतना बड़ा चैलेंज उनके लिए नहीं है। तो इस सूरत पे जो नए पार्टी के अंदर से जो उन्हें चैलेंज आ रहे हैं, या पार्टी से बाहर चैलेंज आ रहे हैं, ये उनका वो सामना कर सकेंगे। और मैं ये समझता हूँ, और जो मालूमात हैं वो भी यही कहती हैं कि इन्हीं चैलेंजेस के पेश नज़र वो मुतहरिक हुए हैं। और आप ये देखें, मिसाल के तौर पे आज अगर कोई नई पार्टी लॉन्च हुई है
और वो लोगों को अट्रैक्ट भी कर रही है। जैसे साबिक जो वज़ीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने भी ज्वाइन किया उसको, अब्बासी साहब जो वज़ीर आला भी थे, गवर्नर भी थे, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। तो अब इस मरहले पर अगर मुतहर्रिक होते हैं मियाँ साहब, तो ये उस पार्टी को जो नौज़ायदा है वो उसको ज़ख्म पहुँचेगी। और बाकी जो मामलात हैं वो तो मियाँ साहब के सामने हैं ही, और उनके सामने एक विजन क्लियर है, और वो जिस तरह से करना चाहते हैं। वो बुनियादी बात यह है कि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सियासी कारकुन की मेजॉरिटी और आवाम की मेजॉरिटी इस दर्जे होनी चाहिए कि कोई बहरूपिया आके उन्हें बहका ना सके। बिल्कुल ठीक। सजाद साहब, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्कगीर दौरों का उन्होंने फैसला किया है, उससे आप क्या समझते हैं सर कि जो कयास राइयाँ की जा रही थी कि वो शायद सपोर्ट नहीं कर रहे वफाकी हुकूमत को, या वो साइड लाइन हो गए हैं, आपको लगता है कि वो कयास राइयाँ बिल्कुल दम तोड़ जाएंगी? और जिस खला की बात की है डॉक्टर साहब ने, वो भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी, डॉक्टर साहब ने और शनीला साहबा ने इसके हवाले से बड़ी जामे गुफ्तगू की है, लेकिन नाजिया साहबा, मियाँ साहब का एक कंट्रडिक्शन भी है। वो इस वक्त जो महंगाई और जो बजट आया है और जो बिजली के बिल हैं और IMF की जो शराइत हैं उन पर वो खुश भी नहीं है, लेकिन वो खुल के कह भी नहीं सकते कि वफाकी हुकूमत ने ये जो बजट दिया है वो गलत है, या उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठा लिया था और उनकी साहबजादी वज़ीर आला पंजाब बन गई थी, तो उस वक्त मियाँ साहब के पास मेरा ख्याल है कि वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए था। उसी वक्त उनको अपनी जो कायदाना सलाहियतें हैं वो चारों सूबों का विज़िट करते, अपनी मेन लीडरशिप से मिलते, मोबिलाइजेशन उसी वक्त अगर शुरू हो जाती, हर महीने में एक जलसा भी कर लेते, तो एक अब तक सूरत हाल मुख्तलिफ होती। क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि एक लहर जो होती है वो अपने बहाव में लीडरों को बहा जाती है, लेकिन कई दफ़ा लीडर जो होते हैं वो नई लहर क्रिएट करते हैं। अब ज़रूर इस वक्त जो चैलेंज है पीपल्स पार्टी का भी और मुस्लिम लीग नून का भी, वो ये है कि इन्होंने पिछले 20 सालों में मुख्तलिफ जगहों पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ हुकूमतें बनाई, एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपोजिशन भी की, लेकिन इस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब तक था, प्रिंट मीडिया में पीपल्स पार्टी का किसी ज़माने में पल्ला भारी था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो मुस्लिम लीग नून छा गई और उनका बयानिया बहुत हिट हुआ। लेकिन अब सोशल मीडिया में इस वक्त उनको दोनों पार्टियों को चैलेंज है PTI की तरफ से, और दोनों पार्टियां इस वक्त ये जो संगीनी है सोशल मीडिया की और जो उनके खिलाफ, दोनों पार्टियों के खिलाफ जो ऑन स्लॉट हो रहा है, उसको ना तो सही तरीके से रीड कर रही है, ना सही तरीके से उसको रिस्पॉन्स कर रही हैं। ये दोनों पार्टियों की खामी है। तंजीम साजी, कायदाना सलाहियतें अपनी जगह पे, लेकिन आज हर आदमी के हाथ में एक मोबाइल है और वो इन्फ्लुएंस होता है उन झूठी वीडियोज़ से और उन झूठे स्टेटस और उन झूठे ट्वीट से जो कि रोज़ एक फैक्ट्री की तरह PTI के लोग चला रहे हैं, जिसका जवाब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और दूसरी रवायती पार्टियां नहीं दे पा रही। और यही वजह है कि जो 18 साल के नौजवान हैं या जो नई जनरेशन है, उन तक इनका पैगाम भी उस तरह से नहीं पहुंच रहा। तो अगर मैं समझता हूँ शाहिद खाकान अब्बासी या दूसरे लोग, अब्बासी साहब या दूसरे लोग चले भी जाएं तो मुस्लिम लीग नून को फ़र्क नहीं पड़ता। मुस्लिम लीग नून को फ़र्क उस वक्त पड़ता है जब नया वोटर जो है उसको वो अट्रैक्ट नहीं कर पाती, और वो जो नया वोटर है वो सोशल मीडिया उसको ड्राइव करता है। तो इन पार्टियों को ये समझने की ज़रूरत है, इस पर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, और उसका जवाब तुर्की बतुर्की, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पास बहुत ज़बरदस्त कंटेंट मौजूद है अगर वो अपना कंटेंट इस्तेमाल करे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अदारों को बनाने के लिए, सड़कों का जाल बिछाने के लिए, मोटरवेज़ के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए बहुत बड़ा काम किया हुआ है, लेकिन वो मार्केट नहीं कर पा रहे उस तरह से। और अभी भी मरियम साहबा जो सुबह शाम काम कर रही हैं, उनकी भी सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है उस तरह से नहीं हो रही जितना वो काम कर रही हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की अपनी एफर्ट्स बजा, वो निकलेंगे, वो जलसे करेंगे, वो तंजीमों से भी मिलेंगे, लेकिन इन पार्टियों को, रवायती पार्टियों को जो पिछले 30 साल से सियासत कर रही हैं, उनको नए चैलेंजेस को देखने की ज़रूरत है
और गुमराह नौजवानों को अपनी तरफ माइल करने की ज़रूरत है और उसके लिए सोशल मीडिया को मुतहर्रिक करने की ज़रूरत है। ठीक है बाबर साहब, आप ओवरऑल सियासी मंजरनामे पर इनकी जो मुल्कगीर दौरे हैं, आपको लगता है कि इस वक्त क्योंकि पॉलिटिकली हम देख रहे हैं कि मेचोरिटी जिस तरह से होनी चाहिए पॉलिटिशियंस में वो हमें नज़र नहीं आ रही, ख़ासतौर अपोजिशन की जानिब से, जो सियासी माहौल में इस वक्त हमें बेचैनी नज़र आती है, उसके लिए भी उनका कोई बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार हो सकता है आने वाले वक्त में, वो भी हमें नज़र आएगा? देखिए, जब हम पॉलिटिक्स की बात करें और जब ख़ासकर नवाज़ शरीफ की बात करें तो नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो इक़्तिदार में रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उनका तजुर्बा भी ज़्यादा है, फिर वो इंटरनेशनली जो है दुनिया से भी कनेक्टेड हैं। अभी जब उन्होंने एक इरादा शो किया है तो यकीनन उन्होंने सब चीज़ें सोच कर की होंगी। और दूसरी बात यह है कि नवाज़ शरीफ को पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के डायनामिक्स का पता है कि किस टाइम पे उन्होंने क्या बात करनी है और किससे करनी है और किसको एड्रेस करना है। अब जब हम नवाज़ शरीफ की बात करते हैं तो नवाज़ शरीफ चूँकि एक क्रिज़मेटिक लीडर हैं और पाकिस्तान के इस वक्त आप देखें तो मकबूल तरीन लीडर्स में से एक हैं। देखें, हम जब लीडर्स की बात करते हैं तो इमरान खान की भी मकबूलियत है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी मकबूलियत है, कुछ जो मजहबी जमातें हैं बेशक वो सियासत में नहीं हैं लेकिन जमात इस्लामी के जो भी अमीर होते हैं वो भी मकबूल होते हैं। तो इसलिए इस वक्त जो है नवाज़ शरीफ अगर बाहर जाते हैं अवाम में तो उसका ये इम्पैक्ट आएगा कि जो उनकी अपनी जमात है उसको स्ट्रेंथन मिलेगी। उसकी वजह ये है कि अब तो मियाँ साहब चूँकि हमसे ज़्यादा हम तो तज़िया ही कर सकते हैं, उनका तजुर्बा भी ज़्यादा है, चीज़ें भी ज़्यादा हैं, लेकिन हम सजेशंस तो उनको दे सकते हैं, अपनी सबमिशंस तो उनको दे सकते हैं। अब ये करना तो ये चाहिए नून लीग को कि जितने भी हुकूमती अहदेदार हैं उनके पास जो है सियासी जमात का अहदा नहीं होना चाहिए। दुनिया में ऐसा ही होता है, जिस तरह आपने देखा है कि बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो जो हुकूमती अहदा है वो रख लेते हैं, दूसरा जो है वो छोड़ देते हैं। और इसी तरह अगर आप देखें जो PMLN की हुकूमत है यहाँ पे जिसको शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, वो तमाम लोगों के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने उनको वोट दिए उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो 24 करोड़ के हैं। इसी तरह तमाम चीफ मिनिस्टर जो हैं अपने अपने सूबों के, वो तमाम लोगों के चीफ मिनिस्टर्स हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के हेड हैं और उन्होंने वो एक सियासी जमात है और उनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और यकीनन उन्होंने वो तमाम चीज़ें कर भी ली होंगी। अभी आप देखें जैसे ही वो बाहर जाएंगे उनका जो वोटर है वो भी मुतहर्रिक हो जाएगा। और जिस तरह सजाद साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा है कि ये नई जमातें बनने से या शायद खाकान अब्बासी साहब के सदर बनने से नई जमातों से नवाज शरीफ की पार्टी को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा है। और ना ही जो अब्बासी साहब हैं जो CM भी रहे हैं उनके हवाले से हम बात करें, उनको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो वोटर है, जो उनका वर्कर है, वो बड़ा खुश होगा। और दूसरा ये है कि जिस तरह इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया में जो PTI है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि बहुत से PTI के जो लोग हैं वो खुद एक्टिव हैं, जो नून लीग के हैं या दूसरी सियासी जमातों के, वो इस तरह जवाब नहीं देते जिस तरह के वो ब्लंटली जवाब देते हैं। स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। जी हाँ, स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है। और नवाज शरीफ के आने से पॉलिटिक्स में मुझे लगता है कोई नई तब्दीली आएगी और थोड़ा सा एग्रेशन भी कम होगा। ठीक है, नौशाद साहब सर, आपको क्या लगता है वफाक की जो हुकूमत है उसका हाथ मजबूत होगा? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ मुल्क गिर दौरों की बात हो रही है, उनके हवाले से उनका शेड्यूल तैयार हो रहा है, बल्कि हम उसके नतीजे में जिस तरह हमारे बाकी पार्टिसिपेंट ने बात किया कि जो पार्टी के जो कारकुनान हैं वो भी फाल होंगे, तंजीम साजी भी होगी, एक मुनज़्ज़म तरीके से वो हमें आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वफाकी हुकूमत के लिए कितनी अच्छी खबर है ये? देखिए नाजिया, ये वफाकी हुकूमत को स्ट्रेंथन करने के लिए ही किया जा रहा है। नवाज शरीफ अब वफाकी हुकूमत का वो चेहरा बनेंगे, वो आवाज़ बनेंगे जो उनकी मार्केटिंग कर सकेंगे कि जिन हालात के अंदर ये नाने हुकूमत संभाला गया और जिन हालात से नबर्द आजमा होने के बाद जो डिलीवर किया गया है, ये अवाम तक नवाज शरीफ साहब के जिसे कह लें कि लबों से ही निकल कर पहुंचेगा। ये जो अभी मेन बात की है अभी हमारे सजाद अनवर साहब ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने आप जब कंपटीशन में हैं, मुकाबले में हैं, तो आपको वो तमाम टैक्टिक्स अपनाने पड़ेंगे जो आपके मुखालफिन अपना रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बड़ा ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपनी सफ़ों को दुरुस्त करेंगे, आप अपने वोटर को एक्टिव करेंगे, आप अपनी तंजीम साजी के ज़रिए आप एक ऐसा निज़ाम
वजह करेंगे जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना रहे, और उस निज़ाम के ज़रिए आप जो लोगों तक वो पैगाम पहुंचाएंगे जो कुछ उन्होंने माजी में किया है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी कही गई है कि वो इस मुल्क में तरक्की जो थी वो सिर्फ नून लीग की हुकूमत के दौर में ही ज़्यादा हुई है, वो बातें आज के नए नौजवान को नहीं मालूम। उनको ये बात बताई जाएगी कि जिस सड़क पर खड़े होकर वो नारे लगाते हैं ये नून लीग की बनाई गई थी, और जो जितने लोग जो हैं वो मुखालफत के लिए जिन जलसों में जाते हैं वो उन्हीं मोटरवेज से होकर जाते हैं जिनके बनाने वालों के खिलाफ वो काम कर रहे होते हैं। ये सारी बातें बताने की ज़रूरत है, उस तारीख से रोशनास कराने की ज़रूरत है जिससे वो अब लाइल्म है और वो सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के तहत विक्टिमाइज हो जाते हैं, और विक्टिमाइज होने के बाद वो उस जिसे कहते हैं प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाते हैं चूंकि उनके पास असल इल्म नहीं होता। सो प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने के लिए जब उनके मुखालिफ जो काउंटर जो आर्गुमेंट आएगा नवाज शरीफ साहब की तरफ से बताया जाएगा, हिस्ट्री भी बताई जाएगी, आज के हालात भी बताए जाएंगे, और फिर जो कुछ हुकूमत कर रही है, जो पंजाब की हुकूमत कर रही है और जो वफाक की हुकूमत कर रही है, अगर उसकी बात जो है आम आदमी तक पहुंचाई जाएगी तो फिर जो है ना वो लोगों के अंदर ये डेवलप हो गई है ये एबिलिटी कि वो कंपैरिजन ड्रॉ कर सके, क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे हैं कि एक ही जमात है। साहब बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया आज की डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। नाज़रीन आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नाज़िया खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।